दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? किसी तरह से ये दिन गुजारते रहिए। स्थिति कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, लेकिन पहले अपने विषय में अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। नए लोग जुड़ रहे हैं, अच्छा लगता है। देखिए भाई, मेरा नाम संजीव वर्मा है। मैं बिहार का एक एमएसएमई हूँ, रहता पटना में हूँ और सीलिंग फैन का मैन्युफैक्चरर हूँ। एलईडी बल्ब भी बनाता हूँ। ये वर्तमान में मैं ये काम कर रहा हूँ और मेरे साथ आईसीआईसी बैंक के 9 अधिकारियों ने धोखा दिया लोन में। इसके डिटेल के लिए मेरा आपसे निवेदन है, इसी सीरीज का सावधान बैंक लोन कभी नहीं का वॉल्यूम 1 एक बार जाके देखिए। वॉल्यूम 1 और 2 देखिएगा ना, ये मैटर क्लियर हो जाएगा। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। मैं अलर्ट करता हूँ, बैंक का लोन ज़िंदगी में नहीं लेना चाहिए। पार्टनरशिप कर लीजिएगा, बहुत अच्छा चीज़ है। लगता सुनने में थोड़ा अटपटा है, पार्टनरशिप इसमें कोई दिक्कत नाम का चीज़ नहीं है। अगर फंड का ज़रूरत हो, पार्टनरशिप कीजिए, उससे हैंड भी बढ़ेगा। सबसे बड़ा चीज़ है, बैंक के लोन से सपोर्टिव हैंड नहीं मिलता है, पैसा मिलता है, टेंशन मिलता है, काम नहीं भी हो सूद देना पड़ता है। इस बात को ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। पार्टनरशिप में ये चीज़ तो नहीं ना होगा, ना आपको टेंशन होगा, ना आपको सूद देना पड़ेगा। आपको काम करने का हैंड मिलेगा और सैलरी देने से भी आप बचेंगे। देखिए बेनिफिट कहाँ कहाँ है बिजनेस में। अगर ये जो आज वायरस का समस्या उठ गया है, जब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा, बहुत सारा व्यवसाय तो ठप है। आप सोचिए, जहाँ भी सोशल गैदरिंग होता था वो सारा चीज़ पे आज क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आप सोचिए उन लोगों के बारे में, उन लोगों का क्या हो रहा होगा। अधिकतर चीज़ को खोला गया है, लेकिन उन सभी चीज़ों को नहीं खोला गया है जहाँ पे ज़्यादा सोशल गैदरिंग हो रहा था। आइए वर्तमान पे आते हैं। देखिए, कल फिर से केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा। मतलब हम लोग 10,000 को भी क्रॉस किए। 10,500 के करीब एक दिन में केस एडमिट हुआ है, रिपोर्ट हुआ है। ये अभी तक सबसे ज़्यादा, फर्स्ट टाइम। और इंडिया नंबर 6 पे चल रहा है। पता नहीं, आज एक न्यूज़ चैनल में मैं देख रहा था कि इंडिया को वो नंबर 5 पे बता रहे थे और बता रहे थे कि वो स्पेन को भी क्रॉस कर गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ल्डोमीटर देखने की चीज़ है, आप भी जाके देख सकते हैं। आज के डेट में, मतलब आज जो 7 जून है और वक्त सुबह का 8 बज रहा है, इस समय अगर जाके मैं चेक किया हूँ वर्ल्डोमीटर में, इंडिया नंबर 6 में है और स्पेन अभी दूर है। अभी 4-5 दिन लगेगा स्पेन को क्रॉस करने में। 4-5 दिन के बाद यूके और स्पेन दोनों क्रॉस हो जाएगा और इंडिया नंबर 4 पे आ जाएगा। जो लग रहा है, जो स्पीड लग रहा है, देखिए टेस्ट के हिसाब से कल जो आया है, केसेस आया है, वो सबसे अधिक है। 3 जून को जो टोटल टेस्ट हुआ था वो 1,37,000 के आसपास का टेस्ट था और कल भी 1,37,000 के आसपास का टेस्ट हुआ है। दोनों में डिफरेंस क्या है? 3 जून को 9,600 के लगभग केस आया था और कल जो आया है वो 10,500 प्लस का आया है। ये जो इजाफा हुआ है 10% का लगभग, इस इजाफा का हमको लगता है, जहाँ तक मुख्य कारण है, कि बहुत सारा चीज़ जो खुला है ना, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा चीज़ था, जब तक कंट्रोल पुलिस के हाथ में था तब तक पब्लिक, देखिए पब्लिक एक ही चीज़ से डरता है, सही पूछे तो, वो पुलिस। और आम जनता और किसी से नहीं डरता है। कोई भी अगर रूल को फॉलो कराना है तो पुलिस को आना ही पड़ता है और पुलिस ही सबसे ज़्यादा। देखिए पुलिस भी, बहुत लोग बॉम्बे में, आप मुंबई में काफ़ी लोग देखिएगा कि पुलिस वाले लोग संक्रमित हो गए हैं। काफ़ी पुलिस वालों की जान भी चली गई है। और जो फ्रंट लाइन फाइटर्स होते हैं, जैसे हमारे पुलिस, या जैसे मैं एम्स में न्यूज़ देख रहा था, कई वहाँ के स्टाफ लोग संक्रमित हो गए हैं। तो फ्रंट लाइन फाइटर्स जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा खतरा उनको होता है। उनको भी बचाना बड़ा ज़रूरी है। और देखिए हमारे यहाँ कोई पुलिस वाले पीपीई किट नहीं पहने रहते हैं, सिंपली एक मास्क, एक ग्लव्स। तो और दिन भर ड्यूटी करना है, गर्मी का दिन है, पसीना भी चलता है। अब मान लीजिए कि वायरस कहीं सर पे चिपक गया, पसीना से आँख में आ गया,
तो अंदर अगर चला गया किसी भी वजह से तो वो संक्रमित हो जाते हैं। देखिए एक चीज़ और है, बेड की अगर कमी के चलते लोगों को बोला जा रहा है कि जिनमें संक्रमण का लक्षण कम है वो घर पे रहें। देखिए भाई, जो पहले की बातें थी ना वो लगभग सही थी, सारी चीज़ सही थी। जो केंद्र सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन शुरू में निकल रहा था वो वाकई उसमें दम था। हमारे प्रधानमंत्री जिस बात को बोल रहे थे उन बातों में दम था। लेकिन क्या अब देखिए, अब केसेस ज़्यादा आ रहा है, बेड्स की कमी है। अब इसके लिए अगर आप बोलिएगा जिनको संक्रमण कम है अगर उसको घर में आप भेज दीजिएगा तो घर के लोग धीरे धीरे संक्रमित हो जाएंगे। ये सब क्वारंटाइन वगैरह आम आदमी के घर में संभव नहीं है सर, इसको थोड़ा समझिएगा। आम आदमी के विषय में सोचिए, आम आदमी टूटेगा ज़्यादा। खास आदमी तो सुरक्षित है, वो अपना दूरी 2 गज क्या 20 गज का दूरी बना लेगा। आम आदमी में कोई दूरी नहीं है। मैं पर्सनली कल के वॉल्यूम में मैं बोला हूँ, आप जरा सा कष्ट करके देख लीजिएगा। मैं जब बाहर गया कोई डिस्टेंसिंग नाम का चीज़ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जो बोले कि 2 गज की दूरी, एकदम सही बात बोले हैं। अब बचाव की बात वो करते हैं, सही बात करते हैं। मास्क की वो बात करते हैं, सही बात करते हैं। देखिए वो ज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी कैसे इतना मास्क लगाना। अब बोला जाता है कि एक बार यूज़ करने के बाद मास्क को काट के फेंक दीजिए। बेचारा आम आदमी जो एकदम सिंपल जो होता है ना, नॉन वूवन का मास्क, नॉन वूवन मटेरियल्स जो बनता है, उसको बेचारा 10 रुपया 20 रुपया में लोग बेच रहा है। वो तो एक खरीद लेता है, उसी को धोना चालू करता है, जबकि वो धोने लायक चीज़ है नहीं। कहाँ से वो फेंकेगा। हमेशा देखिए खास आदमी अलर्ट है। अब मैं देख रहा हूँ, हर जगह देख रहा हूँ, जितने भी शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो लगभग अलर्ट हैं। लेकिन शहर से थोड़ा नीचे उतरिए जहाँ आम आदमी की तादाद बहुत ज़्यादा है, वो लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक तो अधिकतर लोग जॉबलेस हो गए हैं, उनकी स्थिति ऐसे ही कमज़ोर है, कहाँ से बेचारे अब इतना मास्क डिस्टेंस। अब ऑटो वाला क्या किया कि शुरू में जब स्टार्टिंग में तो सब चीज़ नियम कानून मेंटेन हुआ, एक आदमी को बैठाया तो जो भाड़ा 10 रुपया 15 रुपया था उससे 50 रुपया मांगा। भाई वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, जहाँ वो 6 आदमी को 4 आदमी को बैठाता था तो भाड़ा का रेट कम जाता था। अब वो एक आदमी को पीछे बैठा के जब ले जाएगा तब तो वो ये हो गया ना, पूरा रिजर्व हो गया। अब उसमें आम आदमी कहाँ से कोई 50 रुपया दे के 5 किलोमीटर जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आज देखिए कल का एक बहुत एक नया चीज़ मेरे सामने आया। जब भी जो चीज़ आया उससे अलर्ट होना चाहिए। देखिए ये आज के डिजिटल युग में और बेरोजगारी तो फैल ही रहा है, तो बहुत लोग फ्रॉड करने पे उतर गया है। कल एक नया फ्रॉड का कहानी सामने आया। हुआ क्यों कि एक व्यक्ति अपना नाम वो बता रहे थे कि मेरा नाम रवि है, और बता रहे थे कि मैं मुंबई का हूँ, मेरी एक दुकान है और मेरे दुकान में डेली बहुत लोग आते हैं बकेट वॉशिंग मशीन खोजने के लिए। बकेट वॉशिंग मशीन मेरा एक प्रोडक्ट है, मेरे भाई बनाते हैं, तो उसको खोजने के लिए बहुत लोग आते हैं। और वो चूंकि उस वीडियो में बकेट वॉशिंग मशीन का वीडियो में आप देखिएगा तो मेरा नंबर तो हर एक वीडियो में दिया हुआ है। तो मेरे को कांटेक्ट किए, बोले कि हमको 10 पीस बकेट वॉशिंग मशीन चाहिए। मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप अपना दुकान का जो डिटेल है विद GST नंबर ये दे दीजिए और मैं अपना अकाउंट नंबर दे देता हूँ, जो मेरा कंपनी का अकाउंट है वो दे देता हूँ, आप फंड ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं आपको मशीन भेज दूंगा। अब वहाँ पे वो बार बार मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो मेरे पीछे क्यों एक बात रख रहे हैं। वो हमेशा बोलते थे, मेरा चूँकि स्टेट बैंक में कंपनी का अकाउंट है, तो वो हमेशा बोलते थे कि नहीं देखिए मैं NEFT नहीं करूँगा, आप मुझे कोई पेटीएम या UPI का नंबर दे दीजिए। अब मैं समझ नहीं पा रहा था, मेरे पास कोई पेटीएम का अकाउंट नहीं है, कोई भी वॉलेट आज तक मैं नहीं लिया हूँ। तो कोई वॉलेट जो डिजिटल वॉलेट होता है वो मेरे पास था नहीं। मेरा सेविंग अकाउंट ऐसे ही नील पड़ा हुआ है, तो वो सब की बात करना बेकार है। मैं उनको बार बार बोल रहा था कि देखिए ये बिजनेस डीलिंग है, बिजनेस का पैसा जब भी आना चाहिए कायदे के अनुसार वो बिजनेस के अकाउंट में आना चाहिए। मेरा बिजनेस का अकाउंट SBI में है, आप इसमें पैसा दीजिए। वो बार बार हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप कोई भी हमको दे दीजिए, यहाँ से NEFT नहीं होता है। हमको ये समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन हल्का हल्का हिट कर रहा था कि भाई क्यों नहीं ट्रांसफ़र हो सकता है। लोग पेटीएम से UPI से बहुत लोग ट्रांसफ़र कभी कभी किए हैं, NEFT किए हैं।
तो ऐसा कैसे हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इसको मैं पॉजिटिव वे में ले रहा था, क्योंकि एक कस्टमर होके बात कर रहा था मेरे से। तो जब कोई कस्टमर बात करता है तो शक और सुबह का मेरा ख्याल नहीं होता है, कस्टमर का मैं अलग स्थान रखता हूँ, तो मैं उसको शक की निगाह से बिल्कुल नहीं देख रहा था। अब देखिए हो क्या रहा था, वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैं नहीं दे पा रहा था। अंत में वो बहुत बोले, तो हम बोले कि ठीक है मैं पता करता हूँ। मैंने अपने भाई से बोला जो बकेट वॉशिंग मशीन जहाँ बनता है, उनको बोला कि ऐसा ऐसा है, आप बताइए कोई पेटीएम से 10 पीस का पैसा ट्रांसफ़र करना चाहता है, कोई नंबर है? तो उन्होंने बोला कि ठीक है मेरा नंबर दे दीजिए आप, चूँकि मेरा पेटीएम का नंबर है। तो मैंने उसको दे दिया, उस मुंबई वाले व्यक्ति को, रवि जी को मैंने नंबर दे दिया। अब देखिए हुआ क्या, उन्होंने मेरे भाई को फ़ोन किया, ठीक है, उनसे वो क्या बोले कि मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, थोड़ा सा अलर्ट होइए यहाँ पे, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ। वो इस चीज़ को जानते थे, उनके साथ नॉलेज में उनके ये चीज़ आया हुआ था, वो फटाक से समझ गए कि ये फ्रॉड है। ये लिंक क्यों भेज रहा है? जब मैं उसको अपना मोबाइल नंबर दिया, नाम दिया पेटीएम का, उसको फंड ट्रांसफ़र करना चाहिए, वो लिंक क्यों भेज रहा है? यहीं पे असल में बाद में वो हमको तुरंत फ़ोन किए कि देखो संजीव ऐसा ऐसा मामला है, ये आदमी है फ्रॉड, एकदम तुरंत वो बता दिए। मैं तो सीधे समझ गया कि क्या चक्कर है भाई। तब वो बताया कि देखो ये लिंक भेजेगा, और जब लिंक भेजेगा तो फिर बोलेगा कि हम कुछ पैसा आपको भेजे हैं, 1-2 रुपया वो ट्रांसफ़र करने की बात करेगा पहले चेक करने के लिए, और वो OTP वगैरह का बात करेगा, और मेरे पेटीएम में जितना पैसा है वो विड्रॉ कर लेगा। सोचिए, एकदम नया तरीके का फ्रॉड। मतलब अब जो आपका डिजिटल वॉलेट है उस पर भी अटैक है, तो अलर्ट रहिए। फिर मैंने उसको फ़ोन किया उस आदमी को, तो फ़ोन मेरा तो रिसीव किया। मैं बोला कि भाई साहब इस तरह का धंधा मत कीजिए, देखिए अगर मैं ये नंबर आपका पुलिस में दे दूं तो परेशान आप हो जाइएगा, हो सकता है कहीं आपकी गिरफ्तारी हो जाए। और बातचीत से लग रहा था ना कि उस उम्र, वो आदमी का उम्र थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा हेवी आवाज़ था, लग रहा था थोड़ा मोटा आदमी होगा, हेल्दी पर्सनैलिटी का होगा, आवाज़ बहुत भारी टाइप का निकल रहा था। लड़का उड़का का आवाज़ जनरली इस तरह का नहीं होता है, तो उस हमको पकड़ में आ रहा था इस आदमी का उम्र थोड़ा अधिक है। मैं उसको समझाया कि आपकी एज क्या है, वो बोला कि 44 ईयर्स। मैं बड़ा नरमी से बात कर रहा था, मैं उसको कोई धमकाया नहीं, कुछ नहीं, बहुत प्रेम से उसकी काउंसलिंग पे उतर गया। तब वो आदमी बोला कि देखिए भाई साहब जो भी आप कह रहे हैं वो अपने जगह ठीक है, लेकिन मैंने अभी तक तो आपका 1 रुपया लिया नहीं है ना आपने मेरा लिया है। हम बोले कि देखिए ये गलत है, इस तरह से जो आप आम आदमी को लूटने में लगे हुए हैं ये बिल्कुल गलत है, इस धंधे को आप छोड़ दीजिए। हमको लगता है अगर 44 साल आपकी उम्र है तो आप पारिवारिक आदमी होंगे, अगर मान लीजिए आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी आपके परिवार का क्या होगा? मेहनत कीजिए। काम आज के डेट में ठीक है बहुत सारा काम बंद हुआ है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सारा काम बंद हुआ है लेकिन बहुत सारा काम खुल गया है, काम बहुत खुल गया है। हमारे प्रधानमंत्री बोले लोकल के बारे में, तो लोकल में हो जाइए, हर चीज़ बनाने की सोचिए, असंभव कुछ नहीं है। एरोप्लेन भी इंसान लोग मिलके बना रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हवाई जहाज इंसान बना सकता है, तो और रॉ मटेरियल कहीं से भी कहीं आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि रॉ मटेरियल कहीं पे है तो फैक्ट्री भी वहीं होगा। ये कॉमर्स का एक थ्योरी है कि अगर मान लीजिए ये सब भारी उद्योग पे लागू होता है, जैसे सीमेंट का कारखाना वो वहीं स्थापित होना चाहिए जहाँ पे सीमेंट का रॉ मटेरियल का सोर्स हो। लेकिन अन्य चीज़ें, अब मान लीजिए चदरा से कोई चीज़ बनाना है तो चदरा का रोल तो आ सकता है और सस्ते में आ सकता है, क्योंकि जब रोल आप मंगाएंगे ना तो उसका वेट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो चदरा एकदम ठोस होगा ना। और जब उससे कोई प्रोडक्ट आप बना देंगे तो जगह लेने लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन उसका महंगा हो जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, आइटम कोई भी हो आप उसको बिल्कुल अपने जिला में, अपने गांव में बनाने का सोचिए। फंड का मैं बार बार कहता हूँ, फंड के लिए आप पार्टनरशिप कर लीजिए। अगर आप खेतियर हैं, आपके पास खेत है, आप थोड़ा खेत को बेच के फंड रेज कर दीजिए, लेकिन उस खेत को बैंक में गिरवी मत रखने जाइएगा। जिस दिन आप गिरवी रखिएगा हो सकता है वो खेत भी चला जाएगा और सूद भी भरना पड़ेगा। गिरवी लेके पहला बात जान लीजिए, कोई भी लोन जिंदगी में कुछ भी मॉर्गेज करके लेना ही नहीं है, कुछ मॉर्गेज नहीं करना है। मॉर्गेज किए बिजनेस का कोई गारंटी होता नहीं है।
इसलिए कि आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है कि आपका सैलरी आते रहेगा, वायरस हो या कोई भी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसका लाइफ सिक्योर्ड है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिलता कितने लोगों को है? बहुत कम लोगों को मिल पाता है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो काम देखिए क्रिएट करना है और कुछ नहीं है, काम तो बहुत है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं सीलिंग फैन का मैन्युफैक्चरर हूं। सीलिंग फैन का रॉ मटेरियल बिहार में कहीं नहीं मिलता है, कोई फैक्ट्री नहीं बनाता है। इवन कि सीलिंग फैन बनाने वाला, सीएनसी बनाने वाला मैं पहला आदमी जो सीएनसी यूनिट लगाया। तो रॉ मटेरियल तो दूर की बात है। तो फैन, कोई फैन बनाए, कोई रॉ मटेरियल बनाए, क्या दिक्कत है रॉ मटेरियल बनाने में? आखिर लोग बना तो रहे हैं, अब मजे से बना रहे हैं। और रॉ मटेरियल वाले का आप जरा रहन सहन और उनका आप थोड़ा सा देखिएगा। उनके पास गाड़ी भी है ना, तो मर्सिडीज है, ऑडी है। आज पंखा जो बनाने वाला है बेचारा, अगर शुरुआत करेगा तो उसके पास बाइक होगा। तो इसको समझिए कि रॉ मटेरियल में कितना ताकत है। रॉ मटेरियल में अगर मार्जिन कम भी होता है ना, तो वॉल्यूम ज्यादा होता है। एक छोटा भी अगर मान लीजिए स्टाम्पिंग का कोई ऑर्डर कर दिया, स्टाम्पिंग रोटर का 1000 पीस का भी ऑर्डर किया तो 1.5 लाख रुपया। तो देखिए 1.5 लाख रुपया का पंखा लेने वाला हो सकता है कम आए। कोई आपको बोले कि 20 पीस पंखा चाहिए, कोई 5 पीस चाहिए। हम लोग रॉ मटेरियल में जब भी इन्वेस्टमेंट होता है तो सबसे अधिक होता है। कोई भी कारखाना वाला 5000 पंखा क्या 10,000 का रॉ मटेरियल मंगाएगा। अब 10,000 का रॉ मटेरियल मतलब 15 मैंने मान के चलिए कि 50-60 लाख का इन्वेस्टमेंट वो एट ए टाइम करता है। लेकिन उस 50-60 लाख रुपया का पंखा बना के बेचने में टाइम लगता है। बहुत अच्छा यूनिट हो तो उसकी बात अलग है। देखिए मेरे यूनिट का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी आज के डेट में था, वो था 2000 पंखा पर 16-17 अगर घंटा पंखा के फैक्ट्री को चलाया जाता तो 2000 पंखा पर डे का प्रोडक्शन कैपेसिटी था। अगर एक पंखा पे 100 रुपया का भी मुनाफा, कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, जो मुझे नुकसान हुआ है उसका गणना कीजिएगा ना तो कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। लगता है 70-75 करोड़ होना चाहिए, जबकि पंखा पे प्रॉफिट में सिर्फ 10 से 12-15% ही रख रहा हूं। गवर्नमेंट का टैक्स 18% है। अगर 75 करोड़ का मुझे फाइनेंशियल डैमेज अभी तक हुआ है इस आईसीआईसी बैंक के धोखाधड़ी के चलते, जो इनके स्टाफ ने किया है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम से कम 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 100 करोड़ गवर्नमेंट का रेवेन्यू सिर्फ एक मेरे मामले में गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है। अगर ये आईसीआईसी बैंक वाला धोखा नहीं दिया रहता तो आज इस इकाई में कम से कम 1000 लोग खटता होता। मैं कम से कम की बात कर रहा हूं, और उस 1000 से कम 10,000 लोगों का रोजी रोटी चलता होता है। कितना बड़ा बात है, इसको समझिए। और सबसे दुख का बात है कि यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट में लिमिटेशन है कि आप मैंने उसका शायद 10 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा का आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, किसी के ऊपर दावा नहीं कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। अब उसके लिए नेशनल फोरम में जाइए, दिल्ली का लफड़ा लग जाएगा, तो आदमी क्या करेगा? मजबूरन जो यहाँ का लिमिटेशन है उसी के आसपास का क्लेम करेगा। नुकसान तो बहुत है, क्लेम आप उतना कर नहीं सकते हैं। चूंकि यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट का मैं एक बार गया था तो वकील साहब बोले कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का ये लिमिट है और 1 करोड़ है और स्टेट का शायद 10 करोड़ बता रहे थे, तो उससे ज्यादा का आप नहीं कर किसी के ऊपर में आप ये दावा पेश कर सकते हैं। कि ये बहुत गलत है, इसको समझिए। परिवार के ऊपर बहुत खराब असर होता है लोन का। आज जो मेरी स्थिति बिगड़ी है ना 2014 के बाद से, मैं आपको क्या कहूँ, परिवार में भी स्थिति खराब हुई। आप मेरा वॉल्यूम सब देखिएगा, मैं काफ़ी डिटेल में इसकी चर्चा किया हूँ। संक्षेप में बता देता हूँ। देखिए मेरी दोनों बेटी टॉप की थी 12th में, दोनों बेटी टॉप की थी कॉमर्स में 12th में, और दोनों को मैं कॉलेज में नहीं डाल सका। जब जब बेटियों को देखता हूँ इस बात का दुख होता है। बड़ी बेटी 94.4% मार्क्स लाई थी, उसके बावजूद भी वो कॉलेज में नहीं जा सकी। मैंने उसको बोला कि चलो ठीक है, मैं भी कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, तो कॉमर्स के आधार पे आप कॉमर्स में क्या कीजिएगा, आप सीए कर सकते हैं, एमबीए में जा सकते हैं। तो मैं उसको बोला कि बेटा तुम सीए कर लो। सीए का मैंने उससे फाउंडेशन का पैसा जमा कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, और सिर्फ 12th के बुक्स को पढ़ के और जो सीए का बुक्स आया था वहाँ से, इन दोनों बुक्स को पढ़ के वो फाउंडेशन क्लियर कर दी। छोटी बेटी भी क्लियर कर दी। लेकिन इंटरमीडिएट में सिर्फ बुक से काम नहीं चलने वाला था।
बहुत सारा गाइडलाइन चाहिए था उसको, कोचिंग हो सकता है करना पड़ता, बहुत कुछ करना पड़ता, लेकिन मेरी मजबूरी थी बेचारे। फिर भी जो सीए के द्वारा जो भेजा गया, इसके सीए लोग जो बुक्स भेजते हैं उसको पढ़ के वो कोशिश बहुत की इंटरमीडिएट निकालने का, 45% मार्क्स ले आई, जबकि बहुत मेहनत की थी। इसलिए कि ये संभव नहीं है कि आप इंटरमीडिएट भी ऐसे ही निकाल दें। मात्र 15% के लिए उसका इंटरमीडिएट रुक गया। जो फेल उसके ऊपर लिखा गया ना, वो उसके लिए बहुत खराब हुआ। तो थोड़ा सा अब छोटी बेटी भी प्रयास कर रही है, देखिए वो लगी हुई है। अब बड़ी दोनों को कॉलेज में भी नहीं डाल सके। अब थोड़ा आइए एजुकेशन सिस्टम में कुछ जो स्थिति है आज के डेट में, मैं थोड़ी सी चर्चा कल किया था। अब देखिए स्थिति ये है कि जो ऑफलाइन सिस्टम है, यानी स्कूल में जाने वाला सिस्टम, अभी तो खैर हमको लगता है कि वो संभव नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। अगर आप स्कूल भी मान लीजिए खोल दीजिएगा तो बच्चे हो सकता है बहुत जल्दी संक्रमित हो जाए। देखिए बच्चे अगर संक्रमित होकर घर में आएंगे, उसको क्वारंटाइन करना बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अपने घर में इतना जगह नहीं है कि बच्चों को अलग से क्वारंटाइन किया जाए। तो घर के माँ सबसे पहले संक्रमित हो जाएगी, माँ संक्रमित हो जाएगी, बाप संक्रमित हो जाएगा। उसके माँ बाप अगर घर में रहते हैं जैसे मेरे तरह, वो लोग भी धीरे धीरे मतलब विद इन अ वीक पूरा फैमिली संक्रमित हो जाएगा। तो ऑफलाइन का बात छोड़ दीजिए, ऑनलाइन में बहुत बड़ा समस्या है। सबसे पहला बात स्मार्टफोन। आइए इस पे, स्मार्टफोन एक छोटा सा 5 इंची का स्क्रीन में इतना ऐसे घसका घसका के पढ़ना नज़दीक से पॉसिबल नहीं है। चलिए मानते हैं कि शहरी क्षेत्र में आप पढ़ा लीजिएगा ऑनलाइन, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बारे में सोचिए जहां इंटरनेट का कनेक्टिविटी नहीं है भी तो काफ़ी महंगा है। 2 GB का प्लान, 1.5 GB, 3 GB, एक क्लास में तो ऐसे ही कितना GB चला जाएगा। तो सही पूछिए तो ये दोनों सॉल्यूशन है नहीं। ठीक है ऑनलाइन में लोग पढ़ा रहे हैं, स्कूल वाले फीस ले रहे हैं, भाई उनकी अपनी मजबूरी है। इस सारे चीज़ का जिम्मा गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट के लिए बहुत ही आसान है। देखिए दूरदर्शन गवर्नमेंट का जो है, इसका चैनल लगभग गांव गांव तक पहुंचता है। मतलब दूरदर्शन का जो रीच है ना, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। गवर्नमेंट अगर कोई भी चीज़ प्रोवाइड करती है तो जाहिर सी बात है वो चार्ज लेती नहीं है, चाहे गवर्नमेंट का हॉस्पिटल ही क्यों ना हो। भले वहाँ पे सुविधा कम हो, एक अलग प्रॉब्लम है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। देखिए हम लोग पहले एक चीज़ को समझिए, अगर हम लोग व्यवसायी वर्ग को बिलोंग करते हैं, अगर हम लोग कोई नेता नहीं है, अगर हम लोग टीवी के रिपोर्टर नहीं हैं, तो हम लोग व्यवसायी वर्ग है ना, हम लोग को सरकार के खिलाफ, चाहे सरकार किसी की भी हो, उसके खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। हम लोग को हमेशा सरकार को स्ट्रेंथ प्रदान करना चाहिए। और वो स्ट्रेंथ हम लोग कहाँ से दे सकते हैं? सीधी सी बात है, हम लोग के पास जो ताकत है, हम लोग जो भी काम करें 1 नंबर तरीके से करें। अब देखिए कोई भी सामान खरीदें टैक्स पेड खरीदें, कुछ भी बेचिए टैक्स पेड बेचिए। ये जो रेवेन्यू जनरेट होगा ये गवर्नमेंट को आप ताकत दे सकते हैं। चाहे गवर्नमेंट एक्स की हो, वाई की हो, वो मतलब नहीं है। गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। व्यक्ति आएंगे जाएंगे, देश चलता रहेगा, देश हमेशा चला और हमेशा चलेगा, विकास होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट को मजबूती दें। और कहाँ से दें? टैक्स के माध्यम से दें। सबसे बड़ी बात, मैं कल नितिन गडकरी जी का एक ये सुन रहा था, इंटरव्यू सुन रहा था। एमएसएमई मंत्रालय उनके पास है। जब वो एमएसएमई का नाम ले रहे थे ना, तो बड़ा खुशी लग रहा था कि हम लोग के बारे में हम लोग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कोई तो है जो अच्छी अच्छी बातें सोच रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। देखिए वो बोल रहे थे पैकेजिंग के बारे में, प्रोडक्ट की पैकेजिंग की बात की है। मेरे प्रोडक्ट का पैकेजिंग हमेशा वर्ल्ड क्लास होता है। अब जरा जाके मेरा फैन इंडस्ट्री में मैं जब आया तो सबकी पैकेजिंग को देखा, और मैंने जो पैकेजिंग डेवलप किया ना, वैसा पैकेजिंग वर्ल्ड में किसी भी ब्रांडेड कंपनी के पास नहीं है। मेरे पैकेजिंग का खासियत तो ये है कि वो यूजर फ्रेंडली है, नंबर 1, और नंबर 2 वो कॉमर्शियल स्पेस को बचाने का काम करता है। मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा उलट फेर किया, मतलब ये जो डाउन रोड डालते हैं पंखे के डब्बे में, उसको उठा के मैं ब्लेड के डब्बे में डाल दिया, डब्बा मेरा मोटर का छोटा हो गया।
जब मोटर का डब्बा छोटा हुआ तो जाहिर सी बात है मास्टर पैकिंग हर चीज़ छोटा हो गया। कॉमर्शियल स्पेस बड़ा महंगा है। जहाँ पे दुकानदार भाई अपने रैक में 10 मोटर रखते थे, वहाँ मेरा कम से कम 12 से 15 तो रख ही देंगे। तो स्पेस की बात, आइए एजुकेशन पे चर्चा करता हूँ। गवर्नमेंट का चैनल हर जगह उपलब्ध है, मतलब गांव-गांव में उपलब्ध है। अब रहा सवाल क्लासेस का, हर एक ये आपको मान लीजिए कि अप टू 12th तक के पढ़ाई को पहले पकड़ लीजिए आप। ऐसे तो आप दुनिया का कोई भी पढ़ाई नहीं है जिसको आप नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। आप सब कुछ का चैनल बना सकते हैं। एक चैनल क्लास 1 का बना दीजिए, CBSE क्लास 1, ठीक है। आपको हो सकता है 150 चैनल अलग से खोलना पड़े, खोल दीजिए। जब हमारा देश में ये ताकत है कि एक दिन में 100 सैटेलाइट हम लोग छोड़ सकते हैं, मोर देन 100 सैटेलाइट, तो 100 चैनल खोलने में हम लोगों को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, हम लोग को बच्चों की भविष्य को सुरक्षित करना है, बच्चों का एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। आज बच्चों का एजुकेशन हैम्पर हो रहा है, इस पे सोचना गवर्नमेंट को पड़ेगा, और गवर्नमेंट के लिए बहुत ईजी है। अब 1 टाइम सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए क्लासेस, अब मैथ का मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी चैप्टर मैथ का है, वो वही है जो हमेशा आया है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, यही ना होता है। आप एक चैनल बना दीजिए कि ये क्लास 1 का चैनल है, क्लास 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे करके हर क्लास का एक चैनल बना दीजिए। और 1 टाइम आपको रिकॉर्ड करवाना है प्रोग्राम, हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का, ठीक है। और उसके साथ एक डाउट सेशन, जैसे मान लीजिए कि एक बार क्लास में किसी चैप्टर को पढ़ा दिया गया, ठीक है, उसके बाद उसमें 10 मिनट का एक ब्रेक दे दीजिए। इसलिए कि देखिए पीरियड के साथ तुरंत पीरियड चलाने से थोड़ा सा स्टोर होने के लिए मेमोरी में बच्चों को स्टोर हो जाएगी जो वो पढ़ा। और ज़्यादा ड्यूरेशन का मत दीजिए, कोई भी पीरियड वही दीजिए जो स्कूल में चलता है, वही 40 मिनट 45 मिनट का एक पीरियड, वैसा करके पीरियड बनाइए। ये मेरा एक सुझाव है। अब इसको विशेषज्ञ लोग अपने ढंग से सोचें, जरूरी नहीं है कि इम्प्लीमेंट हो, तो अलग बात है। उसका एक पीरियड बना दीजिए। और मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल कोई इंग्लिश का एक स्टोरी पढ़ाया गया, बढ़िया से उसको समझाया गया, और उसके बाद 10 मिनट का एक ब्रेक दे दीजिए, और उसके बाद आधे घंटे का एक क्वेश्चन आंसर सेशन रिकॉर्ड करा दीजिए। कितना तरह का क्वेश्चन, ये टीचर एक्सपीरियंस्ड हैं कि बच्चे कितना तरह का क्वेश्चन रेज करते हैं इस टॉपिक पे। मतलब अगर मान लीजिए 100 तरह का सवाल अब तक आया होगा, वो टीचर लोग खुद बता देंगे कि बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं। ये चैप्टर पढ़ाने के बाद इन जनरल बच्चे ये प्रश्न पूछते हैं, उसके अंदर से उनको जो डाउट्स होता है, डाउट का एक सेशन बना दीजिए, आधा घंटा पौन घंटा जो बने, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और कोएड बनाइएगा, कोएड से इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होगा। कोएड एजुकेशन क्यों डेवलप किया, इसी चलते कोएड सेशन बना दीजिए, क्वेश्चन आंसर उसमें हो जाएगा, डाउट्स क्लियर हो जाएगा। मतलब वो चैप्टर 2 पीरियड में वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। और चूंकि वो चैनल टीवी में आएगा, गवर्नमेंट का चैनल होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बच्चे आराम से, ऐसा कोई घर नहीं है कि बच्चे घर में टीवी ना हो, और नहीं हो तो भाई एक टीवी बच्चा के लिए खरीद लिया जाएगा, कौन सा बड़ा बात है। और उसमें दूरदर्शन का ये चैनल चलेगा, और उसका पढ़ाई लिखाई से संबंधित रहेगा, और थोड़ा डिस्टेंस से बच्चा पढ़ पाएगा। देखिए आँख पे जोर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब वो थोड़ा, यहाँ पे मोबाइल क्या है, एकदम नज़दीक है। अब बच्चे का आँख भी जितना जल्दी उसको चश्मा नहीं भी चढ़ना हुआ चढ़ जाएगा, तो ये चीज़ भी गलत है। लैपटॉप सबके पास संभव नहीं है, हर बच्चा के पास लैपटॉप हो ये, और लैपटॉप के साथ एक इंटरनेट का कनेक्टिविटी चाहिए, और वो भी चाहिए तो एकदम फास्ट कनेक्टिविटी होना चाहिए। ये नहीं कि बफरिंग करने लगे तो ले दे के फिर 500-700 हज़ार रुपया महीने का एक अलग खर्चा। तो एक तो स्कूल का फीस भी चालू है, बच्चा स्कूल भी नहीं जा रहा है, फीस भी चालू है, दूसरा आप इंटरनेट का खर्चा बढ़ गया। तो अब गवर्नमेंट को इस पर बहुत जल्दी सोचना चाहिए और फटाफट चैनल खोलना चाहिए। और टेस्ट तो आजकल ऑनलाइन देना, अब देखिए जिसको पढ़ना होगा ना वो पढ़ लेगा, आप जबरदस्ती किसी को पढ़ा नहीं सकते हैं। बच्चे क्लास में फेल क्यों करते हैं, सभी पढ़ने वाले नहीं होते हैं। फर्स्ट कोई एक ही करता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, सब कोई नहीं पढ़ता है दुनिया में। जो सिंसियर होगा, जिसको पढ़ाई से ही कुछ करना है, वो बिल्कुल पढ़ेगा। और जो नहीं पढ़ने वाला है उसको लाख आप टॉर्चर कर दीजिए, वो कभी नहीं पढ़ने वाला है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। आप इसको स्वतंत्र कर दीजिए, जिनको भाई एजुकेशन लेना है आगे ले ले। जैसे दुकान खुला होता है ना, तो स्वतंत्र है व्यक्ति,
ये दुकान में जाने का मन है कि ये दुकान में जाने, जिनको पढ़ना है पढ़ो और जिनको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, लगो काम में। मैं भी 4 साल की उम्र से लग गया था काम में, लेकिन मेरी पढ़ाई भी साथ साथ चली थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ा था। देखिए टेस्ट कैसे लीजिए, टेस्ट जरूरी नहीं है कि हर क्लास का टेस्ट होना चाहिए, आप पढ़िए। मेरा तो इसके ऊपर में दूसरा विचार है, ये जो क्लासेस का टेस्ट है इसका कोई वैल्यू है नहीं। वैल्यू कहाँ पे आता है वो मैं बताता हूँ। अगर आप पढ़ाई से जॉब के लिए जाते हैं, देखिए बात को ठीक से समझिएगा, मेरा बात शुरू में हो सकता है आपको अटपटा लगे, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पढ़ाई से अगर आप जॉब पकड़ना चाहते हैं, वहाँ पे आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मस्ट है। चाहे प्राइवेट सेक्टर में भी जाइए, आपका एक कंप्लीट टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप टाइम पास किए, आप compete नहीं कर पाइएगा, आप जॉब नहीं पकड़ पाइएगा। जिसको जॉब पकड़ना होगा ना, वो सेल्फ टेस्ट देते रहेगा हमेशा, और वो देखेगा। कोई जरूरी नहीं है 1 साल में 1 क्लास कंप्लीट हो, 1 साल में 2 क्लास भी हो सकता है। 1 साल में अगर मान लीजिए आदमी ठान ले 3 क्लास भी निकल जाएगा 1 साल में। आप सारा क्लास का चैनल धीरे धीरे करके खोल दीजिए, एक CBSE का बना दीजिए, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं उसी को पकड़िए। एक CBSE का बना दीजिए और कोशिश कीजिए कि बच्चे को CBSE स्टैंडर्ड में लाने का। सबको इंग्लिश से एक बार सिखा दीजिए, बढ़िया से इंग्लिश कैसे पढ़ना है उसको सिखा दीजिए, ताकि हर व्यक्ति जो अपना रीजनल स्कूल का भी व्यक्ति है, धीरे धीरे वो इंग्लिश को समझे। उसका एक लर्निंग चैनल ऑलवेज होना चाहिए। इसलिए कि देखिए ये जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कुछ भी है तो इंग्लिश जो है सो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और हिंदी जो है सो रीजनल लैंग्वेज, माने इंडिया के अंदर में बोला जाता है। और इंडिया में भी सब जगह लोग नहीं समझ पाते हैं। साउथ इंडिया के लोग से कई कॉल आते हैं, मैं जब हिंदी में बोलता हूँ, इंग्लिश की बात करता हूँ, वो बोलते हैं कि नो सर करके कुछ कुछ बोल के फ़ोन काट देते हैं। तो देखिए इंग्लिश पढ़ाने का बिल्कुल, इंग्लिश को कैसे पढ़ाया जाए हर भाषा के हिसाब से, और इसको ऐप नहीं चैनल के द्वारा कीजिए। इसलिए कि ऐप वगैरह कीजिएगा तो ग्रामीण क्षेत्र जो है ना उससे वंचित हो जाएगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी आप फ्री तो नहीं है, अगर इंटरनेट भी फ्री हो जाए तो मोबाइल फ्री नहीं है। मोबाइल का कॉस्ट एक छोटा सा टीवी के कॉस्ट से हमेशा ज़्यादा रहेगा। एक कोई भी 20 इंच का छोटा सा टीवी ले लीजिए, उसका कॉस्ट है एक स्मार्टफोन का कॉस्ट। स्मार्टफोन के कॉस्ट में तो अगर लोकल ब्रांड का सही पूछे तो टीवी का दाम लोग बेवजह बढ़ा के रखे हुए, उसमें उतना कीमत होने, उसके अंदर कुछ है नहीं। मैं तो एक टीवी का पूरा डिटेल में गया, ये जो LED टीवी वगैरह चल रहा है इसमें है क्या, खाली पैसा का लूट है। कमाल हो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे। आज जापान क्या इलेक्ट्रॉनिक्स पे राजा बना हुआ है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता है। और देखिए जापान की जब बात हुई है ना, इस वायरस से जापान में सबसे कम नुकसान लोगों को हुआ है, क्योंकि मास्क वगैरह उन लोग पहले से पहन रहे थे, चाहे वायरस हो चाहे नहीं हो। देखिए वीडियो के अब जब कंक्लूड हो रहा है वीडियो, तो मेरा एक फेस देखिएगा राइट हैंड साइड में अब आ जाएगा, 20 सेकेंड बिफोर वो आएगा। उसको अगर आप टच कीजिएगा तो वहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन आ जाएगा। मैं देखा हूँ, मैं इसको कल से इसको मैं सीखा हूँ और डाला हूँ। उस सब्सक्राइब के बटन को आप टच कीजिएगा तो मेरा चैनल ऑटोमेटिक सब्सक्राइब हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में 2 और आपको आ जाएगा, लिंक सब आ जाएगा। मेरा वीडियो को कोशिश कीजिए अधिक से अधिक तक लोग तक पहुँचाइए। आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।